आज आपके फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट में संस्कृत का एग्जाम होने जा रहा है। तो ऐसे में चलिए अभी के इस वीडियो में हम लोग संस्कृत का पेपर कैसे आएगा उसको देखकर रिवीजन करेंगे और कुछ वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ सीखेंगे कि आज एग्जाम में सब्जेक्टिव प्रश्न कौन कौन से पूछे जाएंगे और किस रूप में आपको उत्तर लिखना है, जिससे कि आपका जैसे हर एग्जाम अच्छा बीता है वैसे ही संस्कृत का भी आपका एग्जाम अच्छा बीते। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आप जाएंगे एग्जाम देने, तो आज ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा, 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा जिसमें से 50 का जवाब आपको ओएमआर शीट पे देना है। तो चलिए पूरे पहले 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को समझ लेते हैं ताकि जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए और उसके साथ साथ यहां से सीधे सीधे प्रश्न आएगा तो आपको एग्जाम में भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी आप पढ़ के जा रहे हैं तो एग्जाम में गलत होने की संभावना 0%। तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कुछ घंटों बाद आपको परीक्षा हॉल में जाना है। तो आपका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में या सेकंड शिफ्ट में, बार बार इस क्लास को देखकर जाइए। पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा कर लेना है, फिर सब्जेक्टिव आपको कैसे सॉल्व करना है उसकी भी बात करेंगे। आपसे कह रहा है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। ये प्रश्न आज के परीक्षा में आपसे जैसे ही पूछा जाएगा वैसे ही इस प्रश्न का सही आंसर आप ऑप्शन ए कर दीजिएगा, हिरण्मयेन पात्रेण से। बिल्कुल सही, आप जानते हैं सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, हिरण्मयेन पात्रेण से। काफी शानदार, याद करते चलिए। दूसरा नंबर प्रश्न एग्जाम में आ जाएगा, कहेगा वेदा हमेतम पुरुष डैश डैश विद्यायनायम, यह किस पाठ से लिया गया है। तो ये पाठ, ये मंगलम पाठ का श्लोक है। बिल्कुल, मैं पूरा हिंदी आपको पढ़ा चुका हूं। ऑप्शन ए आपको सही आंसर कर देना है। चलिए आगे बढ़ेंगे सर, तीसरे नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न आपसे कह रहा है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय आया था। मेगास्थनीज पटना किसके समय आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज पटना आया था, जिसने अपनी इंडिका पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन व्यवस्था के बारे में जिक्र किया है। तो ऑप्शन डी, रट के जाइएगा, सुबह सुबह वायरल ऑब्जेक्टिव का क्लास चल रहा है, रट कर जाइए। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। ये प्रश्न आएगा, कहिएगा सर एग्जाम में ऑप्शन बी कलर करके आएंगे। बिल्कुल सही, याद रखेंगे, पाटलिपुत्र पटना के नाम से मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ। पूरा रिवीजन करके जाइए, अभी कुछ देर में आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाएंगे, वहां पे भी एक दो बार देख लीजिएगा, आपका एग्जाम बिल्कुल शानदार बीतेगा। कह रहा है पाटल पुष्पों की पुतालिक रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम पड़ा। तो कहिएगा सर पाटल पुष्पों की पुतालिक रचना के आधार पर पटना का नाम पड़ा था पाटलिपुत्र। तो ऑप्शन सी पे दिया गया, तो इसीलिए सी सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं आप प्रश्न को रट रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, रटते चलिएगा। छठा नंबर प्रश्न है, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। तो कल शाम वाले संस्कृत के क्लास में मैं बताया था कि गुप्त वंश काल में शरद ऋतु में पटना में कौमुदी महोत्सव का आयोजन होता था। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी, तो याद रखिए ऑप्शन डी गुप्त वंश, और अगर पूछेगा किस ऋतु में तो शरद ऋतु। कोई भी प्रश्न आज गलत नहीं करना है, क्योंकि पूरा संस्कृत का बुक आप पढ़ चुके हैं। कह रहा है वीरेश्वर कौन था। जैसे प्रश्न में आएगा वैसे ही कह दीजिएगा मिथिला का मंत्री, अलस कथा पाठ से है, काफी ध्यान से समझ कर जाइए, ऑप्शन सी। 8 नंबर प्रश्न, अरे आलसियों की परीक्षा करने के लिए कौन सा कार्य किया गया। देखिए जो भी छात्र इस हमारे चैनल के पुराने व्यूअर हैं, जो सब्सक्राइब करके रखे हैं, हर एक क्लास देखते हैं, वो तो आज के एग्जाम में गर्दा मचाने जा रहे हैं, क्योंकि पूरा संस्कृत का बुक है। जो भी प्रश्न आएगा वो पूरा संस्कृत का चैप्टर 1 से लेकर और अंतिम चैप्टर तक मैं प्यूसम का पूरा बुक आपको पढ़ा चुका हूं काफी पहले, उतना आप पढ़ लिए होंगे, तो सभी प्रश्न उसी से आ रहा है। आलसियों की परीक्षा करने के लिए कौन सा कार्य किया गया। तो 8 नंबर प्रश्न का जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर ऑप्शन डी अलस सलाम में आग लगा दी गई, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इसका सही आंसर करेंगे। ध्यान से एक एक प्रश्न को याद करके जाइए, एग्जाम में आज अंतिम एग्जाम है, आपको तूफान मचा कर आना है। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्वों की शिक्षा किसको दी थी। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्वों की शिक्षा किसको दी थी। तो 9 का सही आंसर है ऑप्शन है, अपने पत्नी मैत्रेयी को दी थी। तो ऑप्शन है, याद रखेंगे। ये भी पूछता है याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था, तो मैत्रेयी। और गार्गी तो एक किसके सभा में थी, जनक के सभा में। सुलभा पूछेगा तो ये कहां पे दी, तो सुलभा आपको महाभारत में मिला है। सभी मैं ऑप्शन बता दे रहा हूं, कोई प्रश्न आएगा गलत नहीं करना है। फिर से रिपीट कीजिएगा, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्वों की शिक्षा किसको दी, मैत्रेयी को, बिल्कुल सही। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, मैत्रेयी। गार्गी तो जनक के सभा में विद्वान थी। सुलभा महाभारत में जिक्र है। रामभद्रांबा दक्षिण भारत की संस्कृत साहित्य लेखिका की थी। तो ऑप्शन डी। तो ये चारों ऑप्शन में से कोई आएगा, आपको गलत नहीं करना है, ध्यान से अंत तक समझ कर जाइएगा। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा। ये बिहार बोर्ड के लिए काफी आसान प्रश्न रहता है, जो हमेशा बिहार बोर्ड पूछ देता है। तो जैसे ही कहेगा सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा, वैसे ही कहेगा दंडी ने कहा था। कल भी मैं आपको समझा रहा था। और किसको कहा था, तो विजयांका को। पूरा क्लियर समझ कर जाइए, एग्जाम में तूफान मचा दीजिएगा। कह रहा गंगा देवी का समय क्या है।
गंगा देवी का समय 14वीं सदी जो है ये गंगा देवी का समय है, तो ऑप्शन ए सर सही आंसर करेंगे। काफी शानदार। 12 नंबर प्रश्न करें, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? आधुनिक काल की चारों ऑप्शन में से संस्कृत कवित्री कौन है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कल के क्लास में मैंने आपको बताया था कि पंडिता क्षमाराव, याद रखेंगे, ऑप्शन डी पे दिया गया है। चलिए 13 नंबर प्रश्न करें, किसके गीत देवता भी गाते हैं? पूरा पाठ का मैं बुक आपका रिवीजन करा दे रहा हूं इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न के माध्यम से, ताकि एग्जाम में कोई प्रश्न आपको गलत नहीं करना है। तो भारतवर्ष के गीत देवता भी गाते हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं सर, 14 नंबर प्रश्न, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो प्राचीन संस्कृति की पहचान हमारे संस्कार से होती है। भारतीय संस्कार जब चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, जो इसमें 16 संस्कार की चर्चा है, तो उसी में हम लोग पढ़े थे कि भारतीय संस्कृति की पहचान संस्कार से होती है। एग्जाम में आ जाएगा, अभी कुछ घंटा बाद पेपर है, याद करके जाइए। कह सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? सीमंतोन्नयन जो संस्कार है वो किस प्रकार का है? तो जन्म के पूर्व संस्कार होता है। तो ऑप्शन ए आपको सही आंसर कर देना है। ध्यान से एक एक प्रश्न को समझ कर जाइए, माइंड में बैठा लीजिए। कह रहा प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो 16 नंबर प्रश्न का ध्यान से देखिएगा, तो ऑप्शन बी ब्रह्मचारी। शिष्य को क्या कहते थे? ब्रह्मचारी, और वो गुरु गृह पर रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। आगे 17 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? जो नीति श्लोका पाठ हम लोग पढ़े हैं वो किस ग्रंथ से लिया गया है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये महाभारत के विदुर नीति ग्रंथ से लिया गया है। तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे 17 का। काफी शानदार। मैं देख रहा हूं काफी विद्यार्थी आंसर दे रहे हैं, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए और क्लास को एक दो बार देख कर जाइएगा। आगे कह रहा है 18 नंबर प्रश्न, मूल शंकर किस समाज सुधारक के बचपन का नाम था? मूल शंकर जो है किस समाज सुधारक के बचपन का नाम था? तो आप जानते हैं दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। और कभी कभी पूछता है कि दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम, तो मूल शंकर। देखिए इसको ऑप्शन को प्रश्न बनाया, प्रश्न को ऑप्शन। आप अगर ध्यान से यहां पे समझकर 2 से 3 बार क्लास को रिपीट करके जाएंगे तो एग्जाम में आपसे कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। 19 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, वाल्मीकि रचित पाठ कौन सा है? वाल्मीकि के द्वारा रचित पाठ कौन है? तो वाल्मीकि रामायण से मंदाकिनी वर्णनम लिया गया, तो यही वाल्मीकि रचित पाठ हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न, नारायण पंडित रचित पाठ कौन है? जो भी प्रश्न कल शाम में मैं आपको कितना प्रश्न कराया था? 210 ऑब्जेक्टिव कराया था। और ऐसे तो पहले मैं आपको काफी संस्कृत पढ़ाया हूं, तो जो प्रश्न महत्वपूर्ण शेष रह गया था उसको इस समय हम लोग कवर कर लेंगे, ताकि एग्जाम में कोई प्रश्न आएगा तो गलत नहीं करना है। नारायण पंडित रचित पाठ कौन है सर? तो आप जानते हैं व्याघ्रपथी कथा पाठ के रचनाकार कौन है? नारायण पंडित। तो ऑप्शन है। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कर्णस्य दानवीरता जो पाठ है वो किस ग्रंथ से लिया गया है? तो कल के क्लास में भी हम लोग पढ़े थे कर्णभार, बिल्कुल सही, भास रचित कर्णभार से लिया गया है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हट जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कुछ दर्शन के प्रवर्तक की चर्चा हम लोग कल के शाम में क्लास में कर लिए थे, तो उसको भी एक दो बार इस समय फिर देखकर रिवीजन कर लीजिए, और कुछ जो शेष है इसमें कर ले रहे हैं, ताकि इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। तो गौतम ऋषि को हम लोग न्याय दर्शन के प्रवर्तक कहते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न कर रहा है, आर्यभट्टियम किसकी रचना है? सेम चैप्टर से प्रश्न है, आर्यभट्टियम जो है किसकी रचना है? तो आर्यभट्ट की है, बिल्कुल सही, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, ऑप्शन डी। रटते चलिए, एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न टकराने जा रहा है, तो आपको सही आंसर करके आना है। कह रहा है उपनिषद से कौन सा पाठ लिया गया है? उपनिषद से कौन सा पाठ लिया गया है? तो हम लोग जानते हैं मंगलम पाठ के जितने भी श्लोक है सभी विभिन्न उपनिषद से हैं, तो इसीलिए उपनिषद से मंगलम पाठ ही लिया गया है, ऑप्शन ए। नीति श्लोक पाठ पूछेगा कहां से लिया गया है? सभी ऑप्शन में क्लियर कट आपको समझा दे रहा हूं, एग्जाम में गलत नहीं करना है। उपनिषद से पूछेगा तो मंगलम, नीति श्लोक पाठ तो विदुर नीति से महाभारत से लिया गया, भारत महिमा पाठ तो इसमें कुछ श्लोक पुराण से हैं और कुछ आधुनिक कवि के द्वारा रचित है। मंदाकिनी वर्णनम तो ये आपके रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया। तो क्लियर समझा दिया, कोई प्रश्न इसके आसपास आएगा गलत नहीं करना है। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है, अनरोन्यान महतो महितमात्मन में किसका वर्णन है? इस श्लोक में किसका वर्णन है? तो ये आप जानते हैं आत्मा का वर्णन है। और पूछेगा किस उपनिषद से लिया गया है, ये भी प्रश्न पूछता है कि किस उपनिषद से यह श्लोक लिया गया है, तो कहिएगा कठोर उपनिषद, बिल्कुल सही, याद रखेंगे। और इस श्लोक का अर्थ क्या कर रहा है कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान आत्मा है। क्लियर समझकर जाना है, एग्जाम में तहलका मचाकर आज आपको आ जाना है। कह रहा है नाम और रूप को छोड़कर कौन समुद्र में मिलती है? तो नाम और रूप को छोड़कर नदियां समुद्र में मिल जाती है, बिल्कुल सही,
सही ऑप्शन ए। रटते चलिए। 27 नंबर प्रश्न, विशाल से भी विशाल क्या है? तो अभी मैं उस श्लोक का अर्थ बताते समय आपको बता दिया कि विशाल से भी विशाल आत्मा है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आत्मा है, महान से भी महान आत्मा है। ऑप्शन सी। कोई प्रश्न आएगा गलत नहीं करना है। 28 नंबर प्रश्न, अरे 2500 वर्ष पुराना किस नगर का इतिहास है? सोचिए, इस प्रश्न की चर्चा कल हम लोग कहे थे तो यहाँ पे ऑप्शन आया था। आज क्या किया, ऑप्शन को देखिए यहाँ पे प्रश्न बना दिया। तो कोई आपको गलत नहीं करना है, बस क्लियर 2-3 बार देखकर क्लास को जाइएगा। कह रहा है आपसे 2500 वर्ष पुराना किस नगर का इतिहास है? तो 28 नंबर प्रश्न का जो भी विद्यार्थी कर रहे हैं पटना का, आपका आंसर बिल्कुल सही है। पटना का इतिहास है 2500 वर्ष पुराना। 29 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दामोदर गुप्त रचित ग्रंथ का क्या नाम है? पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर से प्रश्न है। दामोदर गुप्त रचित ग्रंथ का क्या नाम है? प्रश्न आपसे यही पूछा जा रहा है। तो कुटनिमित काव्य को इन्होंने रचना किया था, तो ऑप्शन बी। याद करते चलिए। 30 नंबर प्रश्न, यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था, जिसने इंडिका पुस्तक लिखा। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी के साथ सही आंसर चला जाएगा। 31 नंबर प्रश्न, पटना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंदिर कौन सा है? पटना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंदिर महावीर मंदिर। ऑप्शन डी आपको सही आंसर करना है। उम्मीद कर रहा हूं आप आंसर दे रहे हैं, नहीं मालूम है तो याद करके जाइए। करेक्ट। कुसुमपुर किस नगर का नाम है? तो कुसुमपुर, पुष्पपुर, ये सभी नाम पटना के हैं। ऑप्शन डी रट कर जाइएगा। कौमुदी महोत्सव किस नगर में मनाया जाता था? तो अभी हम लोग पढ़े हैं पटना में मनाया जाता था। कब मनाया जाता था? तो गुप्त काल में। किस ऋतु में? शरद ऋतु में। सभी प्रश्न आप कर जाना है, एग्जाम में कोई प्रश्न गलत नहीं करना है। 34 नंबर प्रश्न, अलस कथा पाठ लिखने वाले विद्वान का क्या नाम था? अलस कथा पाठ लिखने वाले विद्वान का नाम था विद्यापति। काफी शानदार, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए फिर उसी प्रश्न से कितना प्रश्न सेट हो चुका है। शरद ऋतु में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था? इसी तरह एग्जाम में घुमा फिरा कर पूछेगा, यहां पे माइंड ओपन करके जाइए। कौमुदी महोत्सव कोई प्रश्न पूछेगा, अगर क्लास को 2 से 3 बार आप देख कर जाते हैं तो एग्जाम में आपसे कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। 36 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। करे 4 आलसी कब नहीं भागे? करे 4 आलसी जो थे वो कब नहीं भागे? तो आग लगा दिया गया अलसला में, तब भी नहीं भागे थे। तो ऑप्शन सी। अब पूछता है आलसियों की संख्या कितनी थी? जो ओरिजिनल आलसी थे, मूल आलसी, तो 4 थी। पूरा याद करके जाइए। 37 नंबर प्रश्न, माता किसका वास्तविक रक्षक मानी जाती है? तो बच्चों का वास्तविक रक्षक कौन मानी जाती है? माता। रटते चलिएगा, एग्जाम में प्रश्न आएगा, कोई प्रश्न आपको गलत नहीं करना है। आज भी आपको तूफान मचा कर आना है। 38 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का किस वेद में उल्लेख है? मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का किस वेद में उल्लेख है? प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो ऋग वेद में मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। तो ऑप्शन ए सही आंसर याद रखेंगे। ये प्रश्न तो काफी बार पूछा गया, लघुतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? अगर आज एग्जाम में आएगा तो तरफ सही करके आपको आना है। लघुतरम में तरफ तद्धित प्रत्यय है। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है, नदी शब्द के तृतीया एकवचन का रूप कौन है? अगर सोचिए क्लास 2 से 3 बार देख कर जाते हैं, जैसे ही ये प्रश्न एग्जाम में टकराएगा आप कहिएगा अच्छा ये तो अभी हम पढ़कर आ रहे हैं, तो जो आंसर अभी बताया जा रहा है उसको सही कर दीजिएगा। नदी शब्द का तृतीया एकवचन का रूप कौन है सर? तो 40 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, नदा। बिल्कुल सही। 41 नंबर प्रश्न करे भूसत्री से कौन सा शब्द बनेगा? अभी ध्यान से समझिएगा, कैसे मैं ट्रिक सिखाऊंगा, कैसे आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सही सही करके बना कर आना है, पूरा पेपर कैसे सॉल्व करना है। अभी जब हम लोग ऑब्जेक्टिव समझ ले रहे हैं तो उसके बाद सीख कर जाना है आपको परीक्षा में, ताकि कोई भी गलती नहीं करना है। करे भूसत्री से कौन सा शब्द बनेगा? भू प्लस सत्री से यही प्रश्न पूछा जा रहा है, तो भवन। ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है राजन प्लस डीप से कौन शब्द बनेगा? तो डीप स्त्री प्रत्यय है तो इसलिए बन जाता है रागी। याद रखेंगे, राजन प्लस डीप रागी हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है श्रु धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन है? श्रु धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप जैसे ही एग्जाम में पूछा जाएगा आपको श्रीष्यति कर देना है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर कर देंगे। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है नी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है इसमें किसमें नी उपसर्ग है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 44 का सही आंसर है ऑप्शन सी, नियमम। बाकी सभी में क्या है? नी। अगर नी ही पूछता, नी, देखिए नी में अंतर है, दोनों उपसर्ग अलग है। नी पूछता तो इसमें भी नी उपसर्ग है, इसमें भी है, इसमें भी है, निरोग। तो लेकिन यहां पे क्या है? ऑप्शन सी, क्योंकि नी सिर्फ पूछा गया है। प्रश्न पे ध्यान से समझना है। 45 नंबर प्रश्न कह रहे दान के अर्थ में कौन विभक्ति होती है? दान के अर्थ में कौन विभक्ति होती है? तो दानार्थे चतुर्थी, तो चतुर्थी विभक्ति। बिल्कुल सही, विभक्ति सूत्र है ऑप्शन सी। कल शाम के भी क्लास में मैं काफी आपको विभक्ति सूत्र बताया था, अभी के भी क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। 46 नंबर प्रश्न
किस शब्द में परा उपसर्ग है? परा उपसर्ग किस शब्द में है? प्रश्न आपसे यही पूछा जा रहा है। तो पराकाष्ठा। देख रहे हैं, क्लियर है, परा उपसर्ग इसी में है, तो ऑप्शन ए। आपसे पूछ रहा है 47 नंबर प्रश्न, निवेदनम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निवेदनम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो नी उपसर्ग है, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, अव्ययीभाव समास का उदाहरण कौन है? कह रहा है इसमें से चारों ऑप्शन में से अव्ययीभाव समास का उदाहरण कौन है? तो जिसका पहला पद अव्यय है, तो यहां पे देखिए उपगमम, तो यही अव्ययीभाव समास है, तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देना है। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, पा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन है? पा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप आपसे पूछा जा रहा है, तो 49 का है ऑप्शन सी, पीब होता है। बिल्कुल क्लियर, समझ के जाइए। कह रहा है सुंदरतम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, भी बिहार बोर्ड हमेशा पूछते रहता है। तमप प्रत्यय है, ऑप्शन बी। देखिए एग्जाम में आपको 85 बनाना है, लेकिन यहां पे हम लोग पूरे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करेंगे, फिर आपको कैसे 50 सही करना है वो मैं सिखाऊंगा टेक्निक। उसके बाद कैसे सब्जेक्टिव बनाना है 50 अंक का, वो सभी सीख कर तब जाइएगा एग्जाम देने। 51 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहां थी? पूरा अंत तक बने रहिए। कैसे टेक्निक से आपको संस्कृत का पेपर सॉल्व करना है उसको जरूर सीख लीजिएगा। तो राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहां थी? तो अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में। सभी बुक से प्रश्न है, काफी प्रश्न का मैं रिवीजन भी करा दिया और काफी प्रश्न मैं आपको पहले भी सिखाया हूं। कह रहे राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसे भिखन टोला में देखा? सोचिए कितना आसान प्रश्न है। जैसे ही एग्जाम में प्रश्न आएगा कि राम प्रवेश क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसे भिखन टोला में देखा, वैसे ही इस प्रश्न का सही आंसर कर दीजिएगा ऑप्शन ए। राम प्रवेश राम क्या कर रहा था? खेल रहा था। काफी शानदार। 53 नंबर प्रश्न कह रहा है, रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर कहां गए? तो रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर घर पर चले गए, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर करेंगे 53 का। सभी बुक का लाइन पूछ रहा है। 54 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की? कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे ही एग्जाम में आएगा कहिएगा हिंदी भाषा में। रटते चलिए, रट कर अगर जाएंगे तो एग्जाम में आपको आज भी तूफान मचाना है, अंतिम एग्जाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर प्रश्न कह रहे रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? मंदाकिनी वर्णनम चैप्टर से प्रश्न है। रामचंद्र ने शोभने शब्द का प्रयोग मंदाकिनी वर्णनम में सीता जी के लिए करते हैं। शोभने, विशालाक्षी, हे सीते, सभी ए सीता जी के लिए संबोधन किए थे, तो ऑप्शन डी सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, दान धर्माधिकम चरुत भवान बाघ को यह उपदेश किसने दिया था? किसने दिया था बाघ को यह उपदेश? प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो 56 का सही आंसर है ऑप्शन बी। व्याघ्र क्या कहता है कि धार्मिक व्यक्ति ने उपदेश दिया था कि तुम दान करो, धर्म करो, तुम्हारा पाप कट जाएगा, तो ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है नौ दातव्यम, नौ दातव्यम यह युक्ति किसकी है? ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। जब हम लोग पढ़ रहे थे आपका कर्णस्य दानवीरता चैप्टर, उसमें सीधे सीधे प्रश्न आया था कि शल्य ने कह रहे हैं, कर्ण को मना कर रहे हैं कि तू अपना कवच कुंडल मत दो मत दो, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 57 का सही आंसर। 58 नंबर प्रश्न कह रहा है शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? तो जो आपके अंदर गुण रहेगा उसका नाश शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी नहीं होता है, तो ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी आपको सही आंसर याद रखना है। और एक बात और समझ के रखना है, एग्जाम में आएगा ये प्रश्न, तो इसलिए 1 से 2 बार क्लास को देखिएगा। और कल शाम वाला क्लास तो आप समझदार हैं, देखकर याद कर चुके होंगे। कह रहा है असहिष्णुता का जन्म कौन देता है? ये सभी विश्व शांति चैप्टर से प्रश्न है। असहिष्णुता को जन्म कौन देता है? जैसे ही प्रश्न आएगा ऑप्शन सी, द्वेष देता है। काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं। काफी प्रश्न का मैं रिवीजन करा दिया हूं कल शाम से लेकर अभी तक, इतना प्रश्न आपके लिए काफी है। कह रहा है मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञान किससे होता है? तो शास्त्र से। शास्त्रकारा पाठ में मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञान के बारे में बताया गया कि शास्त्र से ज्ञान होता है। शास्त्र का परिभाषा इसी रूप में दिया जाता है कि शास्त्र वह शास्त्र है जो मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है, तो ऑप्शन डी 60 का सही आंसर होगा। 61 नंबर प्रश्न कह रहा है अति प्लस उत्कृष्टम से कौन सा शब्द बनेगा? अति में उत्कृष्टम जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो 61 का सही आंसर है ऑप्शन ए। अति उत्कृष्टम बनता है, तो ऑप्शन ए पे दिया गया है सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर प्रश्न कह रहा है किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है? कितना शानदार प्रश्न है। किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है? तो अगर जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर नैय समास, तो इसमें कुछ नहीं सोचना है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इसका सही आंसर कर देना है 62 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर प्रश्न कह रहा है षष्ठी चनाद्रे
सूत्र से षष्ठी विभक्ति किस वाक्य में हुई है, अर्थात कि इस षष्ठी चनाद्रे सूत्र का उदाहरण पूछ रहा है। देखिए मैं काफी विभक्ति सूत्र आपको करा दिया, कल शाम का क्लास आप देख कर जाइए और अभी का क्लास, इतना क्लास आपके लिए काफी हो जाएगा, सीधे सीधे प्रश्न टकराएगा। फिर पूछ रहा है षष्ठी चनाद्रे सूत्र, तो कल भी मैं बताया था कि ऐसे प्रश्न आएगा। तो 63 का सही आंसर जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर ऑप्शन सी रुजतः शिशु माता आगच्छत, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। 64 नंबर प्रश्न कर रहा है एतत् सर्वनाम का प्रथमा विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग रूप कौन है। एतत् सर्वनाम का प्रथमा विभक्ति में एक वचन का पुल्लिंग रूप पूछ रहा है, ध्यान से देखिए। तो 64 का सही आंसर एसः, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे, रटते चलिएगा। 65 नंबर प्रश्न है अ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। अ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनता है, तो अ ई से ए बन जाता है, बउआ टाइप प्रश्न है, ऑप्शन ए। 66 नंबर प्रश्न है अधैव का संधि विच्छेद, अधैव का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रश्न आपसे यही पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन बी अध प्लस ए व। ध्यान से समझकर एक एक प्रश्न को याद करके जाइएगा। 67 नंबर प्रश्न कर रहा है अच प्लस अंत की संधि क्या होगा, अच प्लस अंत से क्या बनेगा, प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो अजंत बनेगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। ध्यान से जल्दी जल्दी रिवीजन कीजिएगा, कुछ घंटों में आपको पेपर देने जाना है, तो 2-3 बार देख लीजिएगा। कह रहा है चक्रम पाणौ यस्य स का समस्त पद, किसका चारों में से समास विग्रह किया गया है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है, तो चक्रपाणी, बिल्कुल सही, चक्रपाणी का समास विग्रह यही होता है। 69 नंबर प्रश्न है किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है, किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है, तो तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है, और अव्ययीभाव का क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है, पूर्व पद। तो ऑप्शन भी सही आंसर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम में कोई प्रश्न गलत नहीं करना है। 70 नंबर प्रश्न द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में से कौन है, तो द्वंद्व समास का उदाहरण मतलब जिसमें दोनों पद प्रधान हो, तो दंपति में देखिए दोनों पद प्रधान है, पति और पत्नी, तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 71 नंबर प्रश्न कह रहा है लक्ष्मी समुद्रात प्रभवत, वाक्य में समुद्रात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुआ है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आपादाने पंचमी, तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 72 नंबर प्रश्न कह रहा है रुचियार्था नाम प्रिया नाम सूत्र का उदाहरण कौन सा है, रुचियार्था नाम प्रियमाण, तो ये कल भी आया था, ये हमेशा पूछते रहता है, तो 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बालकाय क्रीडनम रोचते, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही और सटीक उत्तर होगा। 73 नंबर प्रश्न है क्रिया का जनक कौन है, क्रिया का जनक आप किसे कहते हैं, यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। चारों ऑप्शन आपके सामने है, जैसे ही ये प्रश्न आज के पेपर में आपको दिखाई देगा, तो 73 का सही आंसर आप ऑप्शन ए कर देंगे, कर्ता। क्रिया के जनक कौन होता है, कर्ता, बिल्कुल शानदार। 74 नंबर प्रश्न करें अन्वेषण में उपसर्ग क्या है, अन्वेषण में कौन सा उपसर्ग है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो अनु, देख रहे हैं अनु उपसर्ग है, बिल्कुल सही, 74 का हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 75 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है अति प्लस अधिकम के योग से कौन सा पद बनता है, अति प्लस अधिकम के योग से कौन सा पद बनेगा, यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तो 75 का जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं अत्यधिकम, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। 26 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है गंगायाम पद में कौन सी विभक्ति है, गंगायाम पद में कौन सी विभक्ति है, किस विभक्ति का रूप है, यही प्रश्न आपसे पूछा गया। विभक्ति रूप से खूब प्रश्न आएगा, या फिलहाल इसका याद रखेंगे, ऑप्शन ए सप्तमी। 77 नंबर प्रश्न मुनि शब्द का अगर शब्द रूप आप याद किए होंगे, तो पूछ रहा है तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप कौन है, मुनि शब्द का शब्द रूप में तृतीया विभक्ति एक वचन पे क्या आता है, तो मुनीना, बिल्कुल सही, ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न कह रहा है भू धातु के विधिलिंग लकार का रूप कौन सा है, भू धातु में विधिलिंग में इसमें से कौन सा शब्द आपको पढ़ने को मिलता है, तो भवेत, भू का विधिलिंग में क्या आता है, भवेत, तो ऑप्शन सी। 79 नंबर प्रश्न हरति किस धातु का रूप है, किस धातु के रूप में आपको हरति पढ़ने को मिलता है, 4 धातु ऑप्शन पे आपको दिखाई दे रहा है, तो ह्री, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर, दिमाग में सेट करके जाइए। 80 नंबर प्रश्न कह रहा है अस्थातव्यम में कौन सा प्रत्यय है, अस्थातव्यम में कौन सा प्रत्यय है, 4 प्रत्यय का ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिए, नहीं मालूम है तो रट जाइए, ऑप्शन ए तव्यत, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं 81 नंबर प्रश्न कह रहा है कत्वतु प्रत्यय से कौन सा पद बनेगा, 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कत्वतु प्रत्यय से कौन सा पद बनेगा, तो 81 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गतवान बनता है। 82 नंबर प्रश्न कह रहा है सीयु प्लस अन से कौन सा पद बनेगा, यही प्रश्न पूछा जा रहा है, सभी प्रत्यय से प्रश्न आ रहा है, कल के क्लास में भी काफी प्रश्न किए थे, अभी का क्लास, तो ये क्लास पूरा और कल का क्लास पूरा देखकर जाइए, 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए, आपका शानदार स्कोर होगा संस्कृत में। 82 का सही आंसर है ऑप्शन सी, सही हुआ, बिल्कुल सही। 83 नंबर प्रश्न कह रहा है जलमयम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, जलमयम में
कौन सा तद्धित प्रत्यय यही प्रश्न पूछा जा रहा है, तो मयट, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी के साथ सही आंसर चला जाएगा। एक एक प्रश्न का आंसर दीजिए, रिवीजन करते रहिए, सीधे सीधे प्रश्न आएगा, 2-3 बार देख कर जाइएगा, याद रहेगा कि अच्छा अभी यही प्रश्न पढ़ के आए थे, यही उत्तर हुआ था, एग्जाम में आप गलत नहीं करेंगे। कह रहा है साध्वी पद किस स्त्री प्रत्यय से बना है। साध्वी जो पद है वो साधु में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगाने से बनता है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो डी बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 85 नंबर प्रश्न। कह रहे उपाध्याय प्लस टाप से कौन सा पद बनेगा। टाप जो तो हम लोग यहाँ पे स्त्री प्रत्यय है, टाप उपाध्याय में लगा देंगे तो उपाध्याया बन जाएगा, बिल्कुल सही है, स्त्री प्रत्यय है, तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देना। 86 नंबर प्रश्न कह रहा है गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है। पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर पे पहुंच गया प्रश्न। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान जो है वो किस नाम से हम उसे जानते हैं, तो आपके बुक में स्पष्ट रूप से लिखा गया गुरुद्वारा के नाम से, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, बिल्कुल सही, रटते चलिए। 88 नंबर प्रश्न है तुष्टिम कथम न तिष्ठत किसने कहा। ये कथन किसका है, तो ये कथन है चौथे आलसी का, जो कह रहा है तुम लोग चुपचाप क्यों नहीं रहते हो, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे 88 का। आगे बढ़ते हैं 89 नंबर प्रश्न कह रहा है इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है, अर्थात कि आलसियों की गति किससे है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो ये बुक में आपका स्पष्ट रूप से श्लोक में बताया जा रहा है कि कारुणिक अर्थात कि जो दयालु व्यक्ति होते हैं उन्हीं से आलसियों का गति है, वही आलसियों के रक्षक हैं, तो ऑप्शन भी रट कर जाइए एग्जाम में। 90 नंबर प्रश्न है अच्युत राय का काल क्या है, तो अच्युत राय का काल जो संस्कृत साहित्य लेखिका आप चैप्टर पढ़ते हैं तो स्पष्ट रूप से लिखा गया षोडश शतके, तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। बुक में स्पष्ट रूप से यही आंसर दिया गया है, तो इसे आप सही कर देना है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 91 नंबर प्रश्न गंगा देवी के पति कौन थे। आपको बताना है गंगा देवी के पति का नाम क्या था, यही प्रश्न पूछा जा रहा है, तो 91 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंपन राय, बिल्कुल सही, कंपन राय सही आंसर आपको कर देना है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, और कभी कभी पूछता है अच्युत राय के पत्नी का नाम, तो तिरुमलंबा, बिल्कुल सही। 92 नंबर प्रश्न है सदा डैश डैश सागरई रमरूपिया रिक्त स्थान पर कौन सा पद होगा। यहाँ पे खाली स्थान आपके बुक से देखिए श्लोक पूछ रहा है यहाँ पे खाली स्थान पे इसमें से क्या आएगा, यही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो 92 का जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर इसका सही आंसर ऑप्शन है सदा सेविता सागरई रम्य रूपा, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। 93 नंबर प्रश्न कब गुरु शिष्य को उपदेश देकर घर भेजते थे, तो आप जानते हैं शिक्षा समाप्ति के बाद ही गुरु भेजेंगे, जैसे हम ही लोग को देखिए आप से मैथ से लेकर और आज संस्कृत का समाप्त कराकर तभी आप लोग को छोड़ा जा रहा है, तो शिक्षा के अवसान के बाद, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी, ध्यान से समझ कर जाइएगा। 94 नंबर प्रश्न शिष्य का पहला क्षौर कर्म कहां होता था, तो स्पष्ट रूप से लिखा गया संस्कारा पाठ में गुरु के घर पे होता था पहला क्षौर कर्म, तो ऑप्शन ए 94 का सही आंसर है। 95 नंबर प्रश्न काम क्रोध और मोह किसके द्वार हैं। काम क्रोध और मोह नीति श्लोका पाठ में बताया गया नरक के 3 द्वार हैं, तो ऑप्शन बी, नरक के कौन कौन द्वार है, 3 द्वार हैं, काम क्रोध और मोह, काफी शानदार, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 96 नंबर प्रश्न कर रहा है बिना बुलाए कौन आता है, तो बिना बुलाए जो आता है उसे मूर्ख कहते हैं, जो बिना पूछे बोलता है उसे भी मूर्ख कहते हैं, अपृष्टो बहुभाषते, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न कह रहे राम परवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसका ख्याति बढ़ाया, तो अपने महाविद्यालय का ख्याति बढ़ाया, तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे 97 नंबर प्रश्न का। राम परवेश राम स्नातक आप जानते हैं, महाविद्यालय, तो महाविद्यालय के ख्याति बढ़ाए, तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते 98 नंबर प्रश्न कह रहे मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहां हुए, तो काफी बहुआ टाइप प्रश्न है, तो आप सभी छात्रों को इसका आंसर मालूम है कि मूल शंकर को बिरजानंद का जो दर्शन हुआ था वो जब घर से निकलकर घूमते घूमते साधुओं की संगति में पहुंचते हैं कहां पे, तो कहिएगा सर मथुरा में, बिल्कुल सही, बुक में स्पष्ट रूप से लिखा गया है मथुरा में बिरजानंद का उनसे दर्शन हुआ, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 98 का सही आंसर। 99 नंबर प्रश्न है मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया, तो मूल शंकर था कि दयानंद सरस्वती का जब मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हुआ तो उसके दूसरे वर्ष में उनके बहन का, उनके प्रिय बहन का निधन हो गया, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी, सीधे सीधे बुक का लाइन पूछा है। 100 नंबर प्रश्न कह रहा है यह श्लोक पूछ रहा है कि जटा जिंधरा डैश डैश, यहां पे इस श्लोकांश का रिक्त स्थान पे कौन सा पद होगा, यहां पे क्या आएगा, मंदाकिनी वर्णनम का श्लोक है, तो नीचे देखिए और 2 ऑप्शन है, तो काले आएगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी आपको सही आंसर कर देना है 100 नंबर प्रश्न का। यहां से एक एक बात को मेरे गौर से और ध्यान से समझ कर जाइएगा, जैसे ही एग्जाम में आपको प्रश्न पत्र मिलेगा
तो ऐसे ही 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। अपने को क्या करना है, संस्कृत में 50 बनाना है। अब सवाल है कौन कौन 50 बनाएंगे, तो सबसे पहले बुक से देखिए, सभी बुक का प्रश्न था, तो बुक से आप देखिए, क्योंकि बुक में आपको पूरा पढ़ाया हूं, आप हिंदी में पूरा बुक पढ़ चुके हैं, तो बुक से हिंदी में प्रश्न आएगा, उसमें गलत होने का चांसेस बिल्कुल कम रहता है और समय भी कम लगता है, क्योंकि बिल्कुल सटीक उत्तर आपको मालूम है। तो आपको क्या करना है, जितने बुक का प्रश्न रहेगा 1 से 100 तक, उसमें खोज खोज कर बनाइएगा। कम से कम 40 प्रश्न या मैक्सिमम 45 प्रश्न मिल जाएगा। बुक से आपको एक भी प्रश्न गलत नहीं करना है, इतना बना दीजिएगा। मान लीजिए 40 प्रश्न ही पूछा जाता है बुक से, तो 40 आप बना देंगे। उसके बाद 10 प्रश्न में क्या करना है, तो अब व्याकरण खंड से देखना है कि कौन समास है, कौन संधि है और ई से कौन वर्ण बन रहा है। ऐसे ऐसे बउआ टाइप प्रश्न बना देंगे, 50 आसानी से आप सही कर देंगे। और 50 सही करना है तो 2 क्लास अंतिम समय में आपके लिए रामबाण है। अभी का ये 100 प्रश्न की जो चर्चा की, इसको बार बार 2 से 3 बार देख लीजिए। और उसके बाद जो कल शाम का क्लास आया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, उसको 2 से 3 बार देखकर एग्जाम देने जाइए, 50 प्रश्न आप सही कर देंगे। ऑब्जेक्टिव इसी रूप में आपको सॉल्व करना है। मैं पूरा रणनीति बता दिया, लेकिन 2 क्लास जरूर देखना है। एक क्लास अभी का 1 से 2 बार, उसके साथ साथ कल शाम वाला क्लास का लिंक या चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब करके मिल जाएगा वीडियो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा। अब शुरू होगा सब्जेक्टिव प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे सर। तो सबसे पहले आपको मिलेगा 13 अंक का गद्यांश। गद्यांश में देखिए, पहले आपको 2 गद्यांश पूछा गया है, जिसमें से किसी एक का आपको उत्तर देना है। गद्यांश आप समझ रहे हैं, सभी प्रश्न इसमें से खोज कर लिखना है। तो कोई एक गद्यांश पढ़िएगा, यही मान लीजिए आपको आसान लग रहा है, कोई एक दोनों में से आसान होगा, तो यहां से प्रश्न को पढ़िए और यहां से उत्तर को मिलाइए और खोज खोज कर लिख दीजिएगा। फिर उसी तरह यहां पे 2 गद्यांश मिलेगा, जो गद्यांश आपको समझ में आ रहा होगा ध्यान से पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा। जो आसान लगेगा, दोनों के लिए सेम नंबर है, एक हाथों में रहेगा। तो 4 गद्यांश है, जिसमें से 2 को आपको सॉल्व कर देना है। गद्यांश आप बनाकर बिल्कुल आसान होता है, ध्यान से इसको पढ़कर खोजिएगा, आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, वैसे ही मिलेगा आपको पत्र लेखन। 2 पत्र लिखना होगा, 4 ऑप्शन है यहां पे देख लीजिए। तो पत्र लेखन ये भले ही हिंदी में पूछा गया है, लेकिन आपको संस्कृत में लिखना है। किस में लिखना है, संस्कृत में। देखिए सब में लिखा जा रहा है। तो पत्र लेखन का फॉर्मेट अगर आप तैयार करके गए होंगे कि इस रूप में यहां पे लिखते हैं, ऊपर नीचे क्या क्या लिखेंगे, तभी इसे आप लिख पाएंगे। तो अगर इसको 1-2 बार अभी बचे हुए समय में पत्र लिखना सीख कर जाइएगा। फिर नीचे बढ़िएगा तो यहां पे कहेगा अनुच्छेद लेखनम। अनुच्छेद लेखन अर्थात कि इस पर 7 वाक्य आपको, जो ऐसे लेख टाइप का होता है संस्कृत में अनुच्छेद, इसमें से कोई एक विषय चुनकर जो भी आपको याद होगा उस पर 7 लाइन लिख दीजिएगा, 7 अंक आपको मिल जाएगा। फिर नीचे आपको 6, इसमें से देखिए 12 पूछा गया है। अनुवाद, संस्कृत में अनुवाद, जैसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है वैसे ही संस्कृत में अनुवाद है। तो इसमें से कोई 6 आसान आसान जो आपको आता होगा अनुवाद बना दीजिएगा। फिर आप नीचे बढ़िएगा तो ये प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, पूरा बुक मैं आपको पढ़ाया हूं। यहाँ पे 16 प्रश्न पूछा गया है, जिसमें से 8 प्रश्न बनाना है, 2-2 अंक का है, 16 अंक का है, सभी बुक का है। देखिए मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त किया जाता है, पटना के कौन कौन मुख्य स्थल हैं, आलसी कौन थे, ये सभी प्रश्न हम लोग पूरा पढ़े हैं। तो इसमें से 8 प्रश्न आपको बना देना है, पूरा बुक मैं पढ़ा चुका हूं। तो ये 16 अंक में तो आपको ऐसे लिखना है कि एक भी अंक नहीं कटना चाहिए। तो इसको आप जैसे ही सॉल्व कर लेंगे, आपका पेपर यहां पे द इंड हो जाएगा। तो अभी क्या करना है, तो आपको जैसे मैंने बताया इस रूप में तैयार कीजिएगा। और 2 क्लास, जो अभी का एक क्लास हुआ, इसको 2 से 3 बार देख लीजिए। और कल शाम वाला क्लास चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जिस रूप में बताया, इसी रूप में प्रश्न को सॉल्व करके आइए, संस्कृत में भी तूफान मचा दीजिए। आप सभी का संस्कृत का भी एग्जाम काफी शानदार बीते। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।